Hello, everyone. Welcome to an exciting episode of CG Innovate, where we bring forth those entrepreneurs, social workers, and all those people who have created some social impact through their work. Before we begin, CG Innovate is an initiative brought by Techment Technology, which is one of the fastest growing software companies in Chhattisgarh. We are a team of 400 plus engineers and have our offices in Chicago, Texas, Bhilai, and Indore. Today, we have a guest who is always ready to take challenges and wants to achieve an unimaginable height. He is also called Mountain Man of Chhattisgarh and first person to acquire a Mount Everest from Chhattisgarh. So let's welcome Mr. Rahul Gupta. Rahul, welcome to CG Innovate. And first of all, very congratulations from Team CG Innovate on one of your greatest achievements. So please brief us about your background, your education, and how you about your Chhattisgarh connection. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुप्ता। आप मुझे माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं और मैं यहीं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में जन्म लिया हूं और यहीं से आगे बढ़ा और मेरा कर्म भूमि भी छत्तीसगढ़ रहा। हाँ, बीच में आफ्टर 2012 पढ़ने के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया था। आईएएस बनने का सपना था, अच्छा यूनिवर्सिटी था, तो मुझे लगा कि जल्द ही बन के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद जब चीजें होती है ना कि जब हम प्लान करके चाहते हैं वो नहीं होती है, भाग्य कुछ और चाहता है। बस शुरुआत हो गई थी माउंटेनियरिंग जर्नी की और छत्तीसगढ़ का होने की वजह से जब मुझे काफी एक्सपोजर मिला और वन बाय वन जैसे मैं मतलब अचीवमेंट लाते गया तो छत्तीसगढ़ से जुड़ाव जैसे मेरा जन्मभूमि था और धीरे धीरे ये कर्म भूमि में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा एक स्टार्टिंग फेज था। ओके, तो राहुल, आप लाइक 2015 में पहले आपने स्टार्ट किया, देन फिर 2016 में बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाए अपनी जो माउंटेन क्लाइंबिंग है। सो फिर 2018 में आपने ये अचीव किया जो आपका अचीवमेंट है। सो आपको क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आपको ये फिर से करना है? लाइक बहुत सारे लोग जो है वो ड्रॉप भी कर देते हैं, बट व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि आपको नहीं ये करना है? मैं कुछ चीजें थोड़ा क्लियर करूंगा। 2012 से ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं एवरेस्ट तो मेन टारगेट होता है जस्ट लाइक यूपीएससी का एग्जाम। उससे पहले छोटे-छोटे जैसे एग्जाम पास करते हैं ना, तो मैंने भी छोटे-छोटे माउंटेन क्लाइंबिंग करना सीखा। मतलब मैं प्रोफेशनल पहले तो ट्रेनिंग लिया, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, फिर लगा कि हाँ मैं माउंटेनियर बन सकता हूँ। देन उसके बाद वन बाय वन मैं पीक टू पीक करना शुरू किया और लगभग जब 7-8 माउंटेन किया तो एक कॉन्फिडेंस आया, लेकिन टारगेट एवरेस्ट था और एवरेस्ट को अचीव करने से पहले स्टेप बाय स्टेप में कर था। लेकिन जब 2015 तक आया, एवरेस्ट मेन टारगेट था, इंटरनेशनल कैरियर शुरू हो चुकी थी। एवरेस्ट पहला अटेम्प्ट था मेरा और वो हर एक खिलाड़ी के हर फील्ड का एक वर्ल्ड कप होता है। हमारे लिए एवरेस्ट ही वर्ल्ड कप है। और जब मैं एवरेस्ट के लिए गया था तो मुझे याद है कि एवरेस्ट मैं अब थोड़ा एवरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि एवरेस्ट चढ़ने में हालांकि 2 महीने लगते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में और उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए 8 महीने से लेकर लगभग साल 1.5 साल तक का समय लगता है। माइक्रो लेवल की प्लानिंग लगती है। 2015 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गया था तो 6800 मीटर के हाइट पे मतलब क्लाइम करने के बाद जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से पूरा एवरेस्ट एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया था। देन 2016 की बात है, मुझे लगा कि चलो एक अटेम्प्ट है, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड है, तो दोबारा मौका मिलेगा। तो दोबारा फिर मैं अपनी चीजों पे वर्क किया, 1 साल इंतजार किया। देन 2016 में मैंने अटेम्प्ट किया। 49 डे की कंटिन्यू क्लाइंबिंग करने के बाद 8300 मीटर यानी कि कैंप 4 से मुझे वापस आना पड़ा है। मात्र 6 घंटा बचे थे एवरेस्ट को सबमिट करने के लिए और 49 दिन की क्लाइंबिंग पूरी की पूरी फेल हो गई फाइनली, क्योंकि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था और फ्रोजबाइट हो चुका था 2016 में। अब मुझे लगा कि अगर मैं एवरेस्ट चढ़ जाता हूँ लेकिन मेरा फेस जो है मतलब स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, वापस आने के टाइम पे मैं कैंप 4 में रेस्ट करूंगा, रात को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। तो पहले तो मैं अपने दिल की सुना कि ड्रॉप करूं या नहीं करूं। तो एक तो अंदर से डर भी गया था मैं, क्योंकि उस टाइम पे हार्डली मैं 21-22 साल का था। मेरे को लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार मौत बहुत करीब से देखा था और उस टाइम पे सिर्फ मेरे एक शेरपा के अलावा कोई था नहीं जो रेस्क्यू करता। बट अपने आप को मोटिवेट किया। एक बार मैं घर फोन लगाया और घर वालों ने एक बात मुझे कहा
कि ड्रॉप कर दो, जिंदगी रही तो दोबारा जरूर जाना, अभी फिलहाल ड्रॉप कर दो, जिद मत करो। और मैं अपने दिल की सुना कि यार मैं ड्रॉप कर देता हूँ, किस्मत है दोबारा आऊंगा, फिर से आऊंगा। बस ये करके मैं अपने आप को रेस्क्यू करना मैं ज्यादा बेहतर समझा। और अपने शेरपा के साथ मैं डेक्सामेथाइल के इंजेक्शन लेने के बाद मैं कंटिन्यू नीचे चलना शुरू कर दिया सेफ्टी के साथ। और थोड़ी देर बाद मुझे एक रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिया था 2016 में। जब मैं वापस आया, वापस फिर देन काठमांडू से वापस दिल्ली, दिल्ली टू वापस रायपुर, फिर घर, तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि फेलियर फेलियर ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरे लाइफ का मतलब वो पहला फेलियर था। और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और मेरे घर में मतलब बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था कि राहुल आया, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और थोड़ा सा एक घर में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। पूरे फ्रेंड्स लोगों को बुलाया गया था, मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहा था। तो मैं अपने घर में बताया नहीं था कि मेरा बैकपैक तैयार है। और बर्थडे शाम को हुआ और 2 घंटे बाद मेरे अंबिकापुर से रायपुर की ट्रेन थी। अब मैं जिद करके लड़ करके अपने घर वालों से मैं रायपुर आया। और जब मैं रायपुर आया तो रायपुर में मेरा एक रूम था सड्डू में, तो मैं वहां अपना सामान रखा। और दूसरे दिन, ये तो पार्ट डैमेज था, मतलब मेरा मेडिसिन चल ही रहा था। मैं लगभग 10 दिन अपने आप को दिया हूँ ये जानने के लिए कि जो मैं 3 साल जिस चीज पे मेहनत किया वो एक झटके में तबाह हो गया। क्या ये मेरी कैपेबिलिटी थी, या फिर वो थोड़ा सा होता ना भाग्य? क्या भाग्य में कमी थी, क्या थी? क्योंकि मैं तो इन सब चीजों को मानता नहीं था। तो अपने आप को सबसे पहले उस 10 दिन बनाया हूँ कि नहीं, गिव अप तो नहीं करूंगा। कई लोग यूपीएससी के एग्जाम दे रहे थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग, उनमें एक टीना डबी भी थी जो 2016 के आईएएस टॉपर रही है। तो मेरे रिलेटिव में भी आकाश देव जी, वो आईएएस बने। तो मेरे को लगा कि यार मैं भी बन सकता था, लेकिन मैंने उन सबको ड्रॉप किया ना। मैंने तो एवरेज चढ़ना है ना, मुझे तो आईएएस नहीं बनना। तो मैं डिसाइड किया कि जब ये बार बार फेल होके वापस कंटिन्यू कर सकता तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि एवरेज तो यूपीएससी के एग्जाम की तरह हो गया था। देन फिर मैं डिसाइड किया कि अगेन माइक्रो लेवल प्लानिंग, और इस बार ना वही स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कितनी गलतियां किया हूं मैं उस पर वर्क करूंगा। 2016 से मैं कंटिन्यू काम किया, अपने आप को हेल्थ वाइज ठीक किया, फिर उसके बाद फिर फिजिकली फिट किया, मेंटली फिट किया। एक सर्टेन टाइम के बाद जब चीजें रिकवर हुई ना, देन उसके बाद मैं फिर स्पॉन्सरशिप और बाकी चीजों के लिए टाई अप करना शुरू किया। लेकिन तब तक मेरे हाथ से बहुत कुछ जा चुका था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में ऑलरेडी ये बात का प्रेशर था कि राहुल को एवरेस्ट बार बार क्यों चढ़ाया जाए, कोई नया ट्राई करते हैं। लेकिन 2017 एक ऐसा मौका था जब मेरे को एवरेस्ट जाना था और भी लोगों को एवरेस्ट जाना था। अब ये चीज कैसे हो सकती थी कि छत्तीसगढ़ से एक साथ 2 लोग एवरेस्ट जाए, किसी एक को प्रोजेक्ट किया जा सकता था। अब मेरे 5-6 साल का मेहनत ये था कि अगर छत्तीसगढ़ का फर्स्ट माउंटेनियर हो तो एवरेस्ट क्लाइम करने वाला भी फर्स्ट बनो। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। अब मैं 2016 में तो डिस्ट्रैक्टेड था। 17 की बात है, 17 में किसी को मौका नहीं मिला एवरेस्ट जाने का। तो मेरे को लगा कि एक चांस तो मिलना चाहिए मेरे को। मैंने उस चांस के लिए काफी एफर्ट किया पर मुझे नहीं मिला। देन 2018 तक, मतलब मैं दिल्ली चला गया वापस अपने कॉलेज लाइफ में। और वहां मैं दिल्ली में रहता था और बीच बीच में मैं ऋषिकेश जाया करता था, माउंटेनियरिंग में छोटी छोटी ट्रैकिंग करता था, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रहता था। तो दो चीजें थी मेरे साथ। एक कॉलेज लाइफ जो कि ड्रॉप आउट हो चुका था, क्योंकि जब तक एवरेस्ट नहीं चढ़ूंगा तब तक कॉलेज नहीं कंप्लीट करूंगा। दूसरी चीज, फैमिली वाले जिद पे थे कि वापस घर आ जा, बिजनेस बिजनेस करते हैं, कुछ नया चीज करते हैं, एवरेस्ट पे क्या रखा है, कुछ नया देखते हैं। तो मैंने बोला अगर स्टार्ट किया हो तो खत्म भी मैं ही करूंगा, और एंडिंग बहुत शानदार होगी। वो जिद को समझने वाला सिर्फ मैं था। और वो जो जिद था ना, उसको मैं समझता था। कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझे कहते थे कि नहीं यार तेरे को एक मौका मिलेगा, पर सच्चाई ये मौका मिलता नहीं, मौका बनाया जाता है। 2018, जब आप बहुत अच्छा कर्म करते हो ना तो आपको किस्मत भी वैसा देती है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने 2013 से 14, 15, 16, 17 तक मैंने बहुत अच्छे सर्कल पे इंटर्नशिप भी किया कॉलेज टाइम पे। एक होता है ना किस्मत, गुड लक फैक्टर। तो मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बताऊंगा। 2014-15 के आसपास में हमारे पड़ोसी हुआ करते थे रामनाथ कोविंद जी, और मैं उनका इंटर्न था बाय डिफॉल्ट। तो 2017 के एंडिंग में मुझे लगा कि अब मेरा एवरेस्ट तो हो नहीं पाएगा। और तब तक ये राष्ट्रपति बन गए थे, और मैं नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में रहता था। मतलब मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सरगुजा के सांसद कमल भांजी महाराज, उनके साथ रहता था। तो मैं तालकटोरा स्टेडियम में दौड़ने जाता था।
और जब मैं दौड़ने जाता था तो मैं जो उनका ग्राउंड था तालकटोरा स्टेडियम का, मैं उसके आउटर सर्कल में दौड़ता था। तो एक दिन वहाँ के कोच ने मुझसे पूछा कि तुम बाहर क्यों दौड़ते थे? बोले सर मैं तो यहाँ के खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं तो बाहर के खिलाड़ी हूँ, बस मेरे को दौड़ने के लिए ट्रैक चाहिए था, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर के फिजियोथेरेपिस्ट के ध्यान में मैं आया और वो बोले कि लड़का करता क्या है, खिलाड़ी तो ये भी लग रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो माउंटेनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ और मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट कर चुका हूँ, बट इस बार मैं फिर से अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। तो बोलते हैं ना भाग्य जब खुलता है, तो बस सचिन तेंदुलकर के फिजियोथेरेपिस्ट थे जतिन चौधरी सर, उन्होंने मेरे को पिक कर लिया। मेरी पूरी ट्रेनिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पे जो एक फुटबॉलर की बॉडी जो डेवलप की जाती है, वैसा ही मुझे ट्रेनिंग दिया गया उस 6 महीने के दौरान। और उसके साथ साथ जब मार्च 2018 जब एवरेस्ट जाने की बारी आई, तो मैं अपने एमपी साहब को बोला कि सर कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है क्या कि फ्लैग ऑफ मिल जाए? किससे? बोला राष्ट्रपति जी से। बोले व्हाई नॉट? तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को मतलब मेल ड्रॉप किया और राष्ट्रपति जी मुझे जानते थे तो उन्होंने बुलवा लिया और नेशनल लेवल पे फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुआ और मैं इंडिया का फर्स्ट पर्सन हूँ टिल मतलब इंडिया की आजादी कि जिसे नेशनल ऑनर दिया गया है फ्लैग ऑफ के साथ। और 2018 में मुझे एक चीज इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बेटा तुम एवरेस्ट भले ही अपने लिए क्लाइंब करने जा रहे हो, लेकिन जब तुम घर से निकलना ना, उससे पहले याद रखना पहले देश आता है, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया नेशनल ऑनर है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और मैं शॉक्ड था कि जो चीज मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था वो चीजें भी होंगी। इस बार एवरेस्ट और टफ हो गया था क्योंकि जिम्मेदारियां कंधों पे ऑलरेडी आ चुकी थी, मतलब छत्तीसगढ़ भी, और मेरे को सबको प्राउड भी फील कराना है। और जैसे ही मैं नेपाल गया तो मुझे वहाँ की गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ने सब आपस में कोऑर्डिनेट किया और कम एज का मैं था और एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, 2 बार अटेम्प्ट भी कर चुका था, तो सबको लगा कि ये तो असिस्टेंट लीडर था, इस बार इसको मेन लीडर बना दो, इंटरनेशनल टीम का लीडर बनने का ही मौका मिला। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब जब आपके साथ भाग्य जब साथ देता है तो हर तरीके से देता है। मुझे लगा कि इसको प्रूव करना ही होगा। हार्डली जब मैं माउंटेनियरिंग के दौरान अपने टीम को एसोसिएट करता था, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि सब अलग-अलग डिफरेंट कंट्री के हैं। जो मेरे 5-6 साल के जो पुराने अनुभव रहे हैं, वो सब एवरेस्ट पे निकल कर आ गए। मेरा पर्सनल लाइफ सब वहाँ पर एवरेस्ट पे दिखा है। मतलब कैसी चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल किया हूँ। 3 घंटा सोता था, 4 घंटा, क्योंकि प्रेशर में नींद नहीं आती थी। और हर दिन लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता था, ये 23 साल का लड़का यार हमको लीड करेगा, ये एवरेस्ट चढ़ाएगा। हम कोई कोई 42 साल का था, कोई 35 साल का था, ये 23 साल का लड़की की सिर्फ इसलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल टीम का लीडर है। लेकिन कोई मेरी हिस्ट्री नहीं जानता था कि मैं कितने एक्सपीडिशन मतलब लीड किया हूँ और कितने छोटे-छोटे प्रॉब्लम से सीख कर आया हूँ। अनुभव अच्छा था, कोई ये नहीं जानता था। लेकिन जब फाइनल क्लाइंबिंग का टाइम आया ना, तो वो टीम कोऑर्डिनेशन मतलब मैंने 15-20 दिन अपनी टीम को मोटिवेट रखा। मैं बोला कि दिस इज़ अ टाइम, अगर एवरेस्ट चढ़ना है तो एवरेस्ट 2018 के सीज़न में हम पहली टीम बनेंगे जो एवरेस्ट चढ़ेंगे। सब ये बोले रूट ओपन कौन करेगा? मतलब मेरी टीम करेगी और मेरी टीम करेगी यानी कि मैं लीड करूँगा। चलो बस, बस ट्रस्ट रखो, रूट भी ओपन करेंगे, लीड भी करूँगा और एवरेस्ट की चोटी पे भी जाएँगे। 2018 के सीज़न में हम लोग वर्ल्ड वाइड फर्स्ट पर्सन होंगे जो 18 में एवरेस्ट चढ़ेंगे। और जब मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगा, धीरे-धीरे टीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लेकिन लीडर तो लीडर, लीडर चाहे कुछ भी हो जाए, तो प्रॉब्लम तो अंदर ही फेस होता है ना। लड़ाई मेरे को खुद से लड़नी पड़ती थी, लोगों से नहीं, क्योंकि लोग तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। डिसीजन लेने के मुझसे लड़ने पड़ते, क्योंकि इस बार एवरेस्ट सिर्फ राहुल ही नहीं चल रहा था, वो इंटरनेशनल टीम के 22 लोग चढ़ रहे थे जो मेरी टीम के हिस्से थे। जब मैं उनके साथ क्लाइंब कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जैसे एक छोटा-सा एवलांच भी आया था, 1-2 लोगों को हेल्थ कैज़ुअलिटी भी हुआ और उसके बाद हम लोग जब आईसेक्स से ऊपर जब क्लाइंबिंग करते तो हम ड्रॉप भी हुए थे, किसी को चोट भी लगा था। तो ये सब बेसिक चीज़ तो हो ही रहा था। जब हम एवरेस्ट की चोटी पर 14 मई 2018 को जब हम पहुँचे, तो पूरी टीम सरप्राइजिंग थी और मैं किनारे बैठकर सिर्फ वो 15 मिनट जो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य 15 मिनट है, रो रहा था। और रोने की खुशी इस बात की थी कि यस आई डिड इट। कल के डेट पे कोई मुझसे पूछेगा कि एवरेस्ट किया? मैं बोले यस आई डिड इट।
और जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा तो मैं अपना सैटेलाइट फोन निकाला और मैं सैटेलाइट फोन को ऑन किया, रेडियो को ऑन किया और मैं अपने टीम को कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि मुझे टीम ने मना किया था कि तूफान आने वाला है और तुम ऐसा डिसीजन मत लो कि तुम एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचो और तूफान की चपेट में आ जाओ। तो ऑलरेडी हम 10 घंटे की क्लाइंबिंग कर चुके थे, मात्र 2 घंटा बचा था एवरेस्ट चढ़ने में और हम लोग थे लगभग 8,750 मीटर की हाइट पे थे। तो मैं एक चीज तो समझ गया था कि या तो मैंने अपनी टीम को भी मोटिवेट करने के लिए बोला था कि देखो यार, मरना तो तय है, एवरेस्ट चढ़ के मरना पसंद करोगे या बिना मरना पसंद करोगे। तो आधे लोग जो थे वो विड्रॉ कर दिए थे एक्सपीडिशन, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा था कि चढ़कर मरना पसंद करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग, ये भी पता था हमको कि हम मर सकते हैं, तूफान की चपेट में आ सकते हैं। जब लेकिन एवरेस्ट सबमिट हो गया, उसके बाद कोई सेकंड प्लानिंग नहीं जानता था कि लास्ट में क्या होने वाला है। और सब सब बस यही सोचे कि अब तो नीचे जाना है, अगर जिंदगी रही तो नीचे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने मुझे मतलब कुछ और लैंग्वेज आते थे, मैंने नेपाली में अपने शेरपाओं को कम्युनिकेट किया और मैंने एक ही बात कहा, सबका ऑक्सीजन सिलेंडर डाउन कर दो क्योंकि अब वापस जाने का टाइम है। तो हमने बिना बताए सबके ऑक्सीजन सिलेंडर कर, क्योंकि लोग जब एवरेस्ट की चोटी पे रहते हैं या फिर आप किसी भी सक्सेस के हाइट पे रहते हो ना, तो आपका दिमाग ना उसी लेवल पे काम करता है। और जो आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो। मेरे को पता था कि ऑक्सीजन क्यों कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा कम करने से हमको 4-5 घंटे का ऑक्सीजन बच जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि हम ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता था पूरा कैलकुलेशन। मैंने थोड़ा थोड़ा रेगुलेटर कम करवा दिया और हम नीचे चलना शुरू हुए। तो जो लगभग 10-12 घंटे का ऑक्सीजन था वो हम लोग 14-15-16 घंटे तक उसको खींच लिए कि वापस हम कैंप 4 तक आए 8,300 मीटर पे और रेस्ट करें, और रात को हम वहाँ ऑक्सीजन तो हमको कैंप में मिल ही जाएगा। लेकिन ये प्लानिंग काम कर गई, और ये एक ऐसी प्लानिंग है जो मेरे टीम को आज तक नहीं पता कि बैक ऑफ द स्टोरी चल क्या रही थी। और जब पूरी की पूरी टीम कैंप पर पहुंची, कुछ लोग उसमें कैजुअलिटी हुए, देन उसके बाद दूसरे दिन मेरी पूरी टीम 4:30 बजे भोर को, यानी कि लगभग 15 मई को सुबह सुबह मेरी टीम वापस जाना शुरू कर दी। लास्ट पर्सन मैं था जो मैंने कहा था कि मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगेन 2016 वाला फ्रोस्ट बाइट और जो मतलब स्नो ब्लाइंडनेस एंड फ्रोस्ट बाइट, ये जो हुआ था मुझे वापस रीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि माउंटेनियरिंग में जो बीमारी एक बार हो जाती है उसी जगह पर बार बार वो आपको हिट करती है अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है। तो मैंने अपने शेरपाओं को बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ये इंडियन फ्लैग है और ये मेरे कुछ चीजें हैं और ये मेरा पासपोर्ट है, ये बस नीचे दे दीजिएगा और बोलिएगा कि सबमिट हो गया है। क्योंकि मैं फिजिकली डैमेज हो चुका था, मतलब अंदर मेरे लंग्स में पानी भर चुका था, मेरी सोचने की शक्ति कमजोर हो गई थी। उस टाइम पे मेरे दोनों शेरपाओं में एक शेरपा थे जो मेरे साथ 8-10 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर आप वही राहुल गुप्ता हो ना सर, जो बहुत जिद्दी हुआ करता था, 14 लद्दाख के माउंटेन पे अकेले क्लाइंब करने के लिए चले जाता था, इसलिए किसको सर आप एवरेस्ट भी चढ़िए। आपने कितनों को जॉब नहीं दिलाया इस फील्ड में, कितनों के साथ काम नहीं किया। आप आपसे सीखते हैं, क्योंकि हम आपसे इसलिए सीखते हैं क्योंकि आप लीडर हो, और एक समय था कि आप मेरे अंडर में सीखते थे, तो आज चीजें बदल चुकी हैं और आप इस स्टेज पे आके बोल रहे हो कि मैं घर वापस नहीं जा सकता। तो आपको अपने लिए जिंदा रहना है, अपनी माँ के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि जब तक आप नीचे नहीं जाओगे सर, तो लोग कैसे जानेंगे कि एवरेस्ट चढ़ने वाले की स्टोरी कैसे जानेंगे, जैसे आज आप सुन रहे हैं। तो ये जो बात था ना, ये बार बार मुझे इंस्पायर करता था, लेकिन जब भी मैं आंख बंद करता था तो मुझे नींद आता था, क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी पानी का लेवल अप होने की वजह से नींद बहुत जरूरी हो गया था। और माउंटेनियरिंग तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे अगर मैं देखूं, तो एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर मैं सोया तो मैं हो सकता है निपट सकता हूँ। तो मुझे बार बार शौक दिया जाता था कि नहीं आप उठो, शूज पहनो, जैकेट पहनो, बस हम रेस्क्यू करने के लिए टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मेरे बॉडी में मतलब पानी का लेवल मतलब करने के लिए जो कंटेनर होता है उससे हम पानी गर्म करके बार बार पिला रहे थे कि पहले बॉडी में वाटर लेवल मेरा अच्छा हो। एंड एक डेक्सा करके एक गोली आता, एक वो मेडिसिन आता हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को, मैंने वो लिया और डेक्सामेथाइल का एक इंजेक्शन लिया, और मैं डिसाइड किया कि 2016 वाला रेस्क्यू करना पड़ेगा, लेकिन इस बार रेस्क्यू साधारण नहीं होगी, इस बार रेस्क्यू खुद को भी करना है, पर एवरेस्ट कर लिया। और वहां से जब रेस्क्यू अभियान जो शुरू हुआ, सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि एक बैक ऑफ द स्टोरी एक बहुत बड़ा रेस्क्यू चल रहा है राहुल को बचाने के लिए, लेकिन बाकी लोग, टीम तो नीचे जा रही है, टीम को तो ये पता है कि लीडर लास्ट में आएगा
फिर सेलिब्रेट करेंगे, लीडर आकर रिपोर्टिंग करेगा। लीडर मरने वाला ये किसी को नहीं पता था। लेकिन माइक्रो लेवल प्लानिंग में एक अच्छी चीज किया था, मेरे कॉलेज के एक जूनियर था नीतीश सिंह, अभी फेमस माउंटेनियर है गोरखपुर का, तो मैंने उसको सिखाया था एक डायरी पे कि क्या चीज तुझे करना है, मैं किस हाइट पे रहूंगा और मेरे साथ कितने देर में बात नहीं होगी तो तुझे क्या करना होगा। तो सैटेलाइट फोन एक उसके पास भी था, तो उसको बस मैंने एक ही बस ऑप्शन कहा जो सबसे अंतिम मेरे पास स्टेज था, मैं बोला इमरजेंसी। अब वो समझ गया कि इमरजेंसी यानी कि रेस्क्यू, रेस्क्यू अभियान को भी कोऑर्डिनेट करना है। उसने तुरंत रायपुर कोऑर्डिनेट किया, जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे प्रसन्ना सर, और छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में रितु सेन आईएएस, जो हमारी छत्तीसगढ़ के कैडर की आईएएस अफसर थी, उन सबको कोऑर्डिनेट किया। इंडियन एम्बेसी तो रेस्क्यू में वो जो 7-8 फोन कॉल करने थे, उनको बस इतना बताना है कि राहुल इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो आप लोगों की नीड लगेगी थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि उस सर्टेन हाइट पे रेस्क्यू हो ही नहीं सकता जहां से राहुल ने कॉल किया है। अब राहुल ने कॉल किया है तो राहुल तो डिस्कनेक्टेड हो गया दुनिया से, तो राहुल के पीछे जो स्टोरी चली है वो नीतीश बहुत अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट किया। और उस ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू हम एवरेस्ट बेस कैंप से थोड़ा ऊपर जाते थे, और सिर्फ मैं और मेरा वो जो पार्टनर था, सिर्फ हम दोनों के बीच में वो प्लानिंग थी कि रेस्क्यू अभियान होगा कैसे, चीजें कैसे ऑपरेट होंगी, किसको कोऑर्डिनेट करना है। अगर मुझे कुछ हो जाता, अगर बाय डिफॉल्ट अगर मुझे मैं एक्सीडेंट हो जाता, मैं एक्सपायर कर जाता, मेरी डेड बॉडी कौन लगा, ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड थी। और मैं इतना तो तय कर लिया था कि ये एवरेस्ट चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूंगा। और जब रेस्क्यू हुआ, मैं काठमांडू के हॉस्पिटल में 3 दिन आईसीयू में था। जब आईसीयू से जब बाहर निकला तो इंडियन एम्बेसी के लोग बुके लेके आए थे सेलिब्रेट करने के लिए कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर गुप्ता, आपने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया है, और इंडियन गवर्नमेंट आपको इंडियन गवर्नमेंट की बिहाफ में आपको कांग्रेचुलेट किया जाता है, इंडियन एम्बेसी से आए हुए हैं। उसी टाइम पे राष्ट्रपति जी का फोन आया कि जल्दी आओ, माउंटेन में स्टोरी सुन रहा है, कैसा रहा एवरेस्ट एक्सपेडिशन। मैं बोला सर बस जल्दी से ठीक होकर रिकवर होके आता हूँ। देन फिर 2-2.5 महीने बाद जब मैं रिकवर हुआ और राष्ट्रपति भवन गया, जब मैं वहां से वापस छत्तीसगढ़ आया, तो बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज लोग ने इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल किया, और मैं गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या बात थी कि एवरेस्ट आप 2016 में नहीं चढ़ पाए लेकिन 18 में चढ़ गए। सरकमटेंसेस वही थे, चीजें वही थी, जबकि इस बार तो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, सब कुछ बहुत सारे थे तो आपके पास, तो ऐसी क्या बात थी कि 16 में एवरेस्ट नहीं चढ़ पाया और 18 में चढ़ लिया। तो मैंने एक बात कहा था उस इंटरव्यू में, मुझे वो याद है वो पल, कि 2016 में मैं डर गया था अपने आप से, अपने कॉन्फिडेंस से, लेकिन 2018 मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मौत भी आएगी ना तो मैं मौत को भी मार दूंगा, लेकिन मैं एवरेस्ट जरूर करूंगा। और यही वजह थी कि मैं एवरेस्ट कर पाया। और यही होता है लाइफ में कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप उसको यूपीएससी के एग्जाम माने हो ना, तो आपको करना ही है, तो उसके पीछे जी जान से लगना पड़ता है। अटेम्प्ट फेल होंगे ना, जिंदा रहोगे ना तो कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा ही, लेकिन आपका जो डेडिकेशन और जो कंटिन्यू होता है, बार बार सेम चीज पे प्लानिंग, तो जो व्यक्ति अगर अपने काम को छोड़कर भागता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए या जीरो से स्टार्ट फिर से करना क्यों ना पड़े, अगर वही डेडिकेशन के साथ अगेन वापस वर्क करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को अचीव कर लेता है, चाहे वो एग्जाम हो या चाहे वो एवरेस्ट हो, कुछ भी अचीव कर सकता है। वेरी गुड इंस्पिरेशन। मतलब मैं तो मतलब मैं जितना जानती थी, आई थिंक 1% जानती थी आपके बारे में, बट आई थिंक ट्रूली मतलब आज मुझे गूज़बम्प आ गए कि मतलब दिस इज अ रियल स्टोरी आई एम जस्ट हियरिंग फ्रॉम योर साइड। आई थिंक रियली मतलब मुझे इसमें से एक चीज समझ में है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे, राइट। और ये चीज मैं आपके साथ मतलब देख के आई थिंक मतलब ट्रूली मैं जो जिस काइंड ऑफ डेडिकेशन, जिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क, जो वैक्सीन आप मुझे बताए ना, आई थिंक रियली कमेंडेबल। एंड सीजी के लिए आई थिंक यू आर द प्राउडेस्ट, मतलब हम लोग सब प्राउड है कि ऐसे कि आप सीजी को रिप्रेजेंट किए एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आई थिंक कुडोस टू यू राहुल। एंड आई थिंक वी आर गॉट फॉर्चुनेट कि आपकी इंटरव्यू हमारे साथ हम लोग ले रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर अस, राइट रिचा? राइट, दैट इज अ ट्रू इंस्पिरेशन राहुल। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है आपकी बैक स्टोरी जो नहीं जानते हैं, तो वो अब इस मीडियम से उनको ये स्टोरी भी पता चले। और तो राहुल, आप इतना मोटिवेटेड थे, आपको एकदम डिटर्मिनेशन था कि आपको ये करना ही है। सो ये जो इंस्पिरेशन है वो किसी पर्सन से आया है, या फिर आपके अर्ली डेज से ही आप बहुत मतलब इंस्पायर्ड थे कि मुझे ये करना है, या कोई सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन आपको कहीं से मिला था? हाँ बिल्कुल फाइन।
एक्चुअली मैं एक सिंपल स्टूडेंट रहा हूँ जो अपने काम से बचता था हमेशा लाइफ में, शॉर्टकट हमेशा अपनाता था, आज भी अपनाता हूँ लेकिन अच्छे कामों के लिए। लेकिन होता क्या है ना, जब एक होता है ना कड़वा सच, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, बस वही चीज था। लेकिन जब मैं 2012 से 15 जब मेरा कॉलेज का ड्यूरेशन था, और मैं डिसाइड किया था कि जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। तो जब लोग हंसते थे तो मैं निराश हो जाता था, क्योंकि वो मुझे रिजेक्ट करते थे, वो मुझे मजाक उड़ाते थे कि तेरे से कुछ नहीं होगा तो क्या तू एवरेस्ट चढ़ेगा क्या। क्योंकि सब कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, कोई कुछ करता था, कोई फॉरेन जाने की तैयारी करता था। तो मैं अपने आप को मनाता था कि नहीं, ये गलत है, मैं सही हूँ, मैं एवरेस्ट करूंगा तो करूंगा। लेकिन लोग हंसते थे। लेकिन फिर जब मैं कुछ लोगों के लाइफ स्टोरी पढ़ा, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम सर हो या वाजपेयी सर हो, किसी का भी हो, जब मैं पढ़ता था तो उसमें इंस्पायर यही होता था कि लोग तो इन पे भी हंसते थे, लेकिन इन्होंने प्रूव किया ना अपने आप को, तो मैं इनके जैसा क्यों नहीं बन सकता, मेरी स्टोरी क्यों नहीं बन सकती। बट इसी दौरान जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं और कुछ आपको क्या बोलते हैं, जो लो फील कराते हैं। तो किसी एक फ्रेंड ने मुझे कहा दिया था कि एवरेस्ट चढ़कर क्या उखाड़ लोगे। बस उस दिन बात ईगो पे आ गई थी कि एवरेस्ट में अपने लिए चढ़ू ना चढ़ू, पर तेरे लिए जरूर चढ़ूंगा। और एक इत्तेफाक की बात है, मैं एक और चीज बता रहा हूँ। आप जब लाइफ में छोटे छोटे कमिटमेंट करते हो ना, तो आप जब उसको फुलफिल करने के लिए मेहनत करते हो, वहां से आपके अंदर ना आपका जो प्रोमिसिंग एटीट्यूड है वो बनता है। तो ये चीज मैंने सीखा। दूसरी चीज ये है कि बिलीफ सिस्टम। अगर मैं पढ़ा हूँ, कई एग्जाम को क्रैक किया हूँ, तो उसके पीछे मेरा मेहनत है। मेरा बिलीव था कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम टॉप करूंगा। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं स्कॉलर हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता। लोग मुझे खिलाड़ी कोटा का मानते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी कई एंट्रेंस एग्जाम का टॉप 10 रैंक होल्डर हूँ, जो ये नहीं जानते। जितने भी आफ्टर 12 के एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो सागर यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू हो, डीयू हो, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई हो, जीजीयू हो, सब में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से लेकर 5th रैंक, 8th रैंक, 12th रैंक, 32 रैंक, 52 रैंक है। लेकिन वो वाला एटीट्यूड कभी किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ स्पोर्ट्समैन को देखे हैं। अब मैं जब दिल्ली गया था तो ये सब चीजें ना लाइफ स्किल था, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीख रहा था। तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि बिलीफ सिस्टम जब होता है ना, एक बार जब आप लाइफ में अचीव करते हो ना, और आपको भरोसा हो जाता है कि मेरे मेहनत से ये चीज अचीव हुआ है, तो आपको सेकंड मतलब आप रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाया, और जब रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाया तो उसको हैबिट में लाया कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ। अब मैं करता हूँ तो मुझे, मैं प्रॉमिस किया तो वो करूंगा। ये धीरे, भले वो आज नहीं कल होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, लेकिन वो करूंगा। तो वो जो चीजें ना धीरे धीरे एडोप्टिंग हो गई, प्रोमिसिंग एटीट्यूड आ गया। जब एवरेस्ट से पहले, जैसे 2015 तक जब ये चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, तब तो स्टिल मैं 21 साल का था। तो मेरे दोस्त और हम लोग एक दिन वहां गए थे, मतलब आरडीसी परेड में, 26 जनवरी का परेड था। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि एक दिन मैं आरडीसी में सैल्यूट करूंगा प्रेसिडेंट को। तो उस दिन मैंने मजाक में कह दिया था कि एक दिन तू प्रेसिडेंट सर के तू सैल्यूट करेगा ना आरडीसी परेड में, देखना मैं तेरे को प्रेसिडेंट सर डिनर कराऊंगा। तो इत्तेफाक ये हुआ, उसने भी अपनी चीजों को अचीव किया, क्योंकि वो आरडीसी परेड में प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एनसीसी में। उसने अपना प्रॉमिस किया। अब मैं भी उसका दोस्त हूँ यार, प्रॉमिस तो मेरा भी बनता था। लेकिन वो तो लोग मजाक में लेते थे ना। लेकिन 2018 27 सॉरी 4 अप्रैल 2018, 4 साल के बाद जब मेरे से पूछा गया ना कि आपके लिए कुछ स्पेशल है, मतलब एक ही सर, एक ही डिमांड है, जब मैं दोबारा राष्ट्रपति भवन आऊंगा ना, तो वो डिनर मेरे साथ होना चाहिए। और उस दिन मेरा वही दोस्त था मेरे साथ। तो ये चीज आपका तब आता है जब आप अपना कर्म करते हो, जब आप अपने अचीवमेंट पे फोकस होते हो, जब अपना डेडिकेशन पे फोकस होते हो, जब सब कुछ आपके पक्ष में होती है ना, और आप जब चीजों को अचीव करते हो, तो उसके बाद भाग्य भी बोलता है कि बता भाई मैं तेरे को कहाँ मिलूं, बता क्या चाहिए तेरे को। उसके बाद सब विश पूरी होते हैं। आई थिंक इन शॉर्ट हम लोग को मतलब अगर जैसे आप अपना जर्नी बताए, आई थिंक इन आवर डे टू डे लाइफ अगर हार्डवर्क, मोटिवेशन एंड लक, ये तीनों चीजें जो कि हम लोग ईच एंड एवरी जो टास्क कर रहे हैं या जो भी वर्क कर रहे हैं, दिस शुड बी मतलब वो हम लोग के जो गोल है वी शुड रीच ऑन दैट, बट टू हैव फेथ ऑन अस एंड बिलीव जो सिस्टम वी बिल्ड अप ऑन दैट, फोकस रहे, काम करें एंड वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इफ यू आर प्लानिंग फॉर कि आवर फ्यूचर गोल में क्या होना चाहिए, राइट?
Thank you, Yes. Rahul. I think Rahul, I think I need one more question कि for future generation या जो अभी upcoming जो mountaineers आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ से या all over India में, what is your मतलब motivation guide कि उनको क्या करना चाहिए so that can they also inspire from your side? मेरे हिसाब से ना आजकल जितने भी माउंटेनियर बनते हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है कि बस माउंटेनियरिंग का कोर्स करें और एवरेस्ट चढ़ें। मैंने एवरेस्ट चढ़ने से पहले कई छोटे-छोटे माउंटेन क्लाइंब किया क्योंकि हर जगह मुझे रिजेक्शन मिला। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा यार एक पहाड़ चढ़ा है, ठीक है, एक पहाड़ से क्या इसको हीरो बना दोगे क्या? तो वो जो रिजेक्शन था ना वो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, हीरो बनने के लिए कुछ अलग काम करना होगा। अब क्या करना होगा? जैसे तो मैं पीक टू पीक क्लाइंबिंग किया। अब वो इंडिया में बहुत कम लोग क्लाइंब कर पाते हैं। पीक टू पीक एक साथ 2-3 रेंज है, एक साथ क्लाइंब करके आ गए। ये मैं मजबूरी में शुरू किया था लेकिन ये स्पेशलाइजेशन हो गया मेरा और इसी की वजह से आज राहुल गुप्ता माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल मिला है पीक टू पीक क्लाइंबिंग करने की वजह से। सो मेरा कंसर्न ये है कि लोग अपने आप को पहले प्रूव करें, टेस्ट करें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। एवरेस्ट खुद चलकर आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये यंग जनरेशन इस चीज पे ये मानता नहीं है। यंग जनरेशन को मानता है गूगल वाले हैं तो गूगल किए, चीजों को किए, बस ये टक 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 ये प्लानिंग किया और फाइनली जाना और कर लेना है। उसके बाद वो अपने फिटनेस पे काम करती चीज, लेकिन अनुभव सबके पास नहीं होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसमें 9 साल में सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं सीखा, लाइफ को जीने का तरीका सीखा, सही गलत का डिसीजन लेना सीखा और साथ ही साथ मैं ये चीज सीखा कि एजुकेशन चाहे आप कहीं से भी कर लो, लेकिन जहां पर पैशन आता है ना वहां पर सिर्फ एजुकेशन थोड़ा सपोर्ट करता है आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। अदरवाइज पैशन के सामने ना सब कुछ बेकार है। मतलब 10th क्लास का बच्चा भी ना कुछ भी कर सकता है, वो भी इलोन मस्क बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए एमआईटी या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जाए। उसको बनना होगा तो वो बनेगा, लेकिन मैटर करता है चीजें। इसलिए मैं करूंगा, अनुभव बहुत मैटर करता है। और जो मैं पिछले जितना भी एक्सपीडिशन में जो फेल हुआ हूँ या छोटे-छोटे चीजों की वजह से गलतियाँ किया हूँ ना, वो सब का सब 2018 के एवरेस्ट एक्सपीडिशन में एप्लीकेबल हुआ था। और फाइनली एक्सपीरियंस मैटर। राइट। सो यू आर अ ट्रू पर्सन जिनको मतलब माउंटेन मैन जो बोला जाता है, आप डिजर्व करते हो ये चीज। तो एक क्वेश्चन मेरे साइड से और है राहुल कि जैसे आप फर्स्ट पर्सन बने मतलब फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कैप्चर माउंट एवरेस्ट, तो उसके बाद कोई कम्युनिटी या फिर कोई ग्रुप जो छत्तीसगढ़ से आपको अप्रोच मिला कहीं से कि जो ट्रेन करे ऐसे एस्पिरेंट्स को, या आपके क्लाइंट के भी पहले भी कि क्या किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप ने आपको अप्रोच किया था फ्रॉम छत्तीसगढ़? एक बात मैं और इत्तेफाक की बात बताता हूँ। जब मैं 2012 में जब मैं कॉलेज में था, तो जब मैं छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो नो वन सपोर्ट मी, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। और होता क्या है कि हम सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं कि सरकार आएगी, सरकार सिस्टम बनाएगी, देन हम उसको फॉलो करेंगे, देन चीजें करेंगे। लेकिन जब मैं वापस दिल्ली से जब मैं पढ़कर आया फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके, देन फिर मेरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी रितु सेन मैम, उनसे मैं कोऑर्डिनेट किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है तेरे में कि तेरे को एवरेस्ट भेजा जाए? मतलब मैम मैं छत्तीसगढ़ का फर्स्ट माउंटेनियर हूँ, एक पहाड़ चढ़कर आया हूँ, तो बोले एक पहाड़ से कोई हीरो बनता है? तो वो बात लग गई थी यहाँ, ठीक है। देन दूसरी चीज ये थी कि व्हाई यू, तुम ही क्यों? तुम्हारे जैसे और भी तो होंगे छत्तीसगढ़ में जो एवरेस्ट चढ़ेंगे। तो ये दूसरी क्वेश्चन थी, मतलब मैं ही क्यों? इसका भी प्रूफ करना था। देन थर्ड वन, अगर तुम एवरेस्ट चढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई इनिशिएटिव नहीं है या कभी कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं किया। तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसकी मैं मुंह से सुन रही हूँ कि एवरेस्ट चढ़ोगे। मतलब 2.5 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला यार जो एवरेस्ट चढ़ेगा, ऐसा कुछ बोलने वाला। तो क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो एक एक क्वेश्चन को प्रूव भी करना था। तो एक बात मुझे सिखाया गया था मेरे टीचर के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी जेएनयू में प्रोफेसर है, कौशल कुमार शर्मा सर। उन्होंने मुझे एक बात कहा था कि राहुल जीवन में याद रखना, अपने आप को पहले स्टेब्लिश करो, देन उसी के साथ साथ धीरे धीरे इकोसिस्टम बिल्डअप करो। जब तक तुम स्टेब्लिश नहीं होगे तब तक कोई भी व्यक्ति तुम पे बिलीव नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने आप को स्टेब्लिश करो। दूसरी चीज, स्टेब्लिश करने के लिए जो पहला पर्सन होता है उसको सबसे ज्यादा मेहनत करना होता है, क्योंकि उसको रूट ओपन करना रहता है। तो तुमको रूट भी ओपन करना है, तुमको सिस्टम भी बिल्डअप करना है, तो तुमको एक पूरा इंटायर इकोसिस्टम बिल्डअप करना है। तो मैं पढ़ने में तेज था, दिल्ली में रहने की वजह से चीजों को समझ में आ गया था। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रॉमिस किया था
कि एक दिन इंटायर स्टेट में एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से मुझे जाना जाएगा, ना कि एवरेस्ट क्लाइंबिंग की वजह से। तो उन्होंने कहा था कि पहले प्रूफ करो। 2012, 13, 14, 15 तक मैं इस चीज पे वर्क किया और फाइनली उनसे सपोर्ट भी मिलता रहा, माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता रहा, एक तरफ एज अ माउंटेन मैन आगे बढ़ता रहा और एक तरफ मैं इकोसिस्टम को बिल्डअप करने पे काम भी करता रहा, यानी पॉलिसी मेकिंग इन सब चीजों पे। लेकिन एक ऐसा समय आया 2015 में जब मुझे एवरेस्ट के स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था और स्टेट गवर्नमेंट में जब एसीएस फाइनेंस, जब दुर्गा शंकर मिश्रा सर थे, सबको ये बोले यार 27 लाख रुपए इस बच्चे पे लगा दोगे, इतने में तो 10,000 स्पोर्ट्स पर्सन को फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी का ये हॉकी और रैकेट ये सब दे सकते हो। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम ने एक बात कहा था, ये 10,000 लड़कों के बराबर है सर, ये अकेला 10,000 लोगों के बराबर है और इसको प्रूफ करने के लिए ना ये खुद करेगा, एक बार इस लड़के से आप मिलो। तो मुझे चीफ सेक्रेटरी सर थे उस टाइम पे, विवेक घाट सर, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था रायपुर मंत्रालय में और हमारी लगभग वो आधे घंटे की मुलाकात थी। हार्डली मैं आई थिंक 20 ईयर्स ओल्ड था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा है तुम्हारे साथ, एवरेस्ट के पीछे क्यों हो, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते? तो मैं एक ही चीज कहा था, सर आईएएस बन के ना मैं डिस्ट्रिक्ट तक सुधार सकता हूँ और हो सकता है कि अगर मैं 25-30 साल रहा तो स्टेट आपकी जगह पर बैठकर मैं संभालूंगा, लेकिन सर जो काम मुझे चेयर में बैठ के करने वाला पसंद ही नहीं तो क्या करूं बताइए। अब बात रहा एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो सर जिस दिन मैं इसे डेवलप कर लूंगा, अचीव कर लूंगा, लोगों को मैं डिलीवर कर दूंगा, एक इकोसिस्टम बिल्डअप कर दूंगा, उस दिन मैं अपना सेकंड कैरियर ऑप्शन को चूज करना शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि पक्का है एवरेस्ट चढ़ेगा, मतलब बिल्कुल सर चढ़ूंगा। तब उन्होंने फिर पैसा रिलीज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि सर मैं रिकमेंड करता हूँ उस लड़के पे दाव लगाओ क्योंकि ये 10,000 लड़कों के बराबर है। तो ये जो चीजें थी ना ये धीरे धीरे स्टार्टअप थे। देन 2016 में अब सरकार को थोड़ा सिस्टम बिल्डअप करने में होता क्या है, टाइम लगता है। तो उसके बाद हर आईएएस ऑफिसर को सब कुछ नहीं आता है, मतलब एकेडमी खोलना ये करना नहीं आता। तो मुझे लगा कि शायद इनसे नहीं हो पाएगा, अगर मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम नहीं दिया हूँ, मैं आईएएस नहीं, तो क्या मैं नहीं कर सकता? कि मैं भी कर सकता हूँ। एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था और ऊपर से बनिया के बच्चे थे, तो एक बात तो पता था कि जीरो से स्टार्ट करना हमारे लिए सबसे आसान काम है। देन मैंने अपनी कंपनी, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले कंपनी रजिस्टर्ड करो, मेक अ फॉर्म। तो माउंटेन मैन आउटडोर्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हुआ। देन 2016 में माउंटेन मैन फाउंडेशन, जो कि सीएसआर इनिशिएटिव, इन सब चीजों के लिए मैंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया और मैं उसको एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बिल्डअप किया। उसका एक इनिशिएटिव था छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब। आप लोग अगर सोशल मीडिया में अगर गो थ्रू करेंगे तो छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब एक इनिशिएटिव की वजह से आज छत्तीसगढ़ में चाहे बस्तर के नैना सिंह ठाकर हो या चित्रसेन साहू हो जिसका दोनों पैर नहीं है, या फिर आप सुमन ताम्रकर देख लीजिए जो जसपुर की लड़की है जो कोविड से रिकवर होके जो माउंटेन क्लाइंबिंग की थी फैंसी पीक में, या फिर आपके राजनांदगांव के जो बच्चे हैं जो ममता, रोहित, ये जितने भी इनिशिएटिव है ये छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब के डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट है। तो एक इकोसिस्टम बिल्डअप किया, 1 बाय 1 इनके बीच में रोल मॉडल तैयार किया, क्योंकि एक राहुल की जरूरत नहीं थी, यहाँ बहुत सारे राहुल चाहिए थे। लेकिन बहुत सारे राहुल गुप्ता के नाम से नहीं जानते, हो सकता है वो अमिता श्रीवास हो सकता है चित्रसेन साहू हो दिव्यांगों के लिए, एक ट्राइबल लड़की के रूप में नैना सिंह ठाकर हो जो बस्तर को मोटिवेट करे, अगर जसपुर साइड के अगर लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो सुमन ताम्रकर हो। तो हर एक जगह पर राहुल तैयार किया। ये इकोसिस्टम मैंने अपने और अपने एक छोटी सी टीम के द्वारा क्रिएट कर दिया। और हाँ, कुछ लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, ऑफिशियल अनऑफिशियल, ये सिस्टम ऑपरेट हो गया। जब ये चीजें हुई 2018 में, जब मैंने तो एवरेस्ट क्लाइम किया था, तब तक तो चीजें ये थे कि एक लड़का है जो एवरेस्ट चढ़कर आया है और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम किया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो राज्य सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे, सर 5 साल का मिनिमम क्राइटेरिया होता है पद्मश्री अवार्ड के लिए, फिलहाल तो इसका नाम उसके लिए भेजिए और अर्जुन अवार्ड के लिए भेजिए, क्योंकि ये दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसने वो दोनों काम किया, दोनों के क्राइटेरिया फिट बैठता है। लेकिन 2021 आते आते तक लोगों को जब धीरे धीरे जब इसका रिजल्ट दिखना शुरू हुआ ना, और लोग तैयार हो गए, मतलब स्टार्ट मैंने किया, अब तो लोग बहुत सारे हैं मार्केट में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। तो 2021 में जब नैना सिंह ठाकर जो बस्तर की लड़की और छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फीमेल है जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया, तो सीएम सर भी उससे बहुत खुश हुए। और 5 साल पहले जो शुरुआत हुई थी कि एक दिन स्टेट लेवल की यहाँ एकेडमी खुलेगी, तो फाइनली छत्तीसगढ़ में एक संभावित ही आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी खुलेगी। और ये मेहनत वो स्टार्टिंग 10 साल पुराना है, तो धीरे धीरे है, लेकिन हर चीज के लिए समय लगता है। तो मैं यहाँ के लोगों को बस यही कहूंगा,
अगर कोई चीज नहीं है ना, या हमारे पास शिकायत है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मेक अ सिस्टम। आप सिस्टम बना दो, सिस्टम बना दो, चीजों को ऑपरेट कर दो, क्रिएट कर दो। देखो कहाँ तक सफल हो गए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी जरूर गारंटी है कि अगर उसे तुम बनाए हो ना तो उसे समझते अच्छे से, उसको नर्चर करते रहो, एक दिन वो रिजल्ट देना शुरू होगा। ये था मेरा बिलीफ सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट। इसी वजह से आज एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से मुझे जाना जाता है, ना कि एवरेस्ट क्लाइंबिंग करने की वजह से। ओके, तो कांग्रेचुलेशंस अगेन कि आप मतलब इतना जो है आपने इनिशिएटिव भी लिया है, एक इकोसिस्टम बिल्ड किया, सो उसके लिए मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड वी विश कि आपका जो भी फ्यूचर एंडेवियर है वो पूरा हो।